डॉक्टर नीलम, अगर 30 करोड़ बच्चे हम हमारे देश में मान लें, तो क्या उन 30 करोड़ बच्चों में से अगर हम कुछ परसेंटेज 2%, 5% भी मान लें, अगर इसकी चपेट में आते हैं कोरोना की, तो क्या आज हम सक्षम हैं हमारे उन बच्चों को बेड्स देने के लिए, आईसीयू बेड्स देने के लिए और उन बच्चों को अच्छी तरह से उनकी देखभाल, उनका इलाज करने के लिए? डॉक्टर नीलम जी, थैंक यू सैयद जी। और मैं आपको बताना चाहूंगी, आज ऑनरेबल सीएम ऑफ झारखंड ने भी एक मीटिंग बुलाई गई थी इसी बात की चर्चा करने के लिए कि थर्ड वेव और बच्चों का किस तरीके से ध्यान दें। बिकॉज झारखंड में आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पीडियाट्रिक को लेके काफी कम है, रेशियो एंड दैट। और मुझे भी बुलाया गया था एडवाइजरी बोर्ड पे अलॉन्ग विद WHO एंड एम्स एंड एक्सपर्ट्स के साथ। और उस तरीके से जो मैंने वहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाई थी और बताया है, तो वही उसका थोड़ा सा आपको ग्लिम्स देना चाहूंगी। जरूर कि जो राजस्थान में हुआ है, पहली बात, राजस्थान में क्या हो रहा है कि जब हम कोविड होता है बच्चों में, अधिकतर माइल्ड टू मॉडरेट होता है। सीवियर जो हम कह रहे हैं 5%, जिसमें निमोनिया, डायरिया, डिहाइड्रेशन, शॉक और लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये सब होती है। लेकिन 0.14%, ये जो वर्ल्ड का आंकड़ा बच्चों का है, उनके हिसाब से 0.14 बच्चों में कंडीशन होता है जिसे हम MIS-C कहते हैं, मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम चिल्ड्रन, जिसमें ये होता है 2 से अधिक अंग इन्वॉल्व हो जाना, और वो उसमें 10% जानलेवा हो सकता है। तो मैं आपको आंकड़ा बताऊंगी कि 36 करोड़ हमारी पॉपुलेशन जो है 14 से कम, मैं 18 से 20 से कम, आप जानते हैं 41 करोड़ है। ठीक है, 30-36 हम मान लेते हैं। 14 से कम में उसको मानते हैं तो 35, अगर 1% पॉपुलेशन को मैं कहूं कि 5% उसमें से इन्फेक्ट हो जाती है, तो 175 लाख को कोरोना हुआ। मैं सिर्फ 5% बता जी। उन बच्चों में आप अब कर लीजिए कि जो मैं बता रही हूं 1%, उसमें से 0.1% अगर उसमें से भी MIC हुआ तो हमारा आंकड़ा 70,000 चिल्ड्रन को जो हमें देना पड़ेगा ICU 0.1% के लिए। तो जो राजस्थान में हुआ, मैं बड़ा बताना चाहूंगी कि वो अगर आप नोट करें, उनकी पीक के बाद हो रहा है। तो क्या हुआ, कोरोना के बाद नेक्स्ट 2 to 8 वीक्स में ये मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, कल ही मुझे एक मरीज का वहां से फोन आया जो वेंटिलेटर पे पहुंच गए, जिसका लिवर फेल हुआ, किडनी फेल हुआ। तो वही तरीके से इनमें अब कोविड एंटीबॉडी है, जैसे आप अडल्ट्स में सेकेंड वीक में साइटोकाइन स्टॉर्म देखते हैं, वैसे ये थोड़ा लेट देखते हैं। और इसमें 100% स्टेट लेवल वाइज टास्क फोर्स के साथ एजुकेशन की ये जल्दी पहचाने, इसको पहचाने और इमीडिएटली हॉस्पिटल में कनेक्ट करें और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की इस पर इलाज शुरू करें। पाए गए तीसरी लहर में यह आशंका जताई जा रही है कि सबसे ज्यादा असर जो होगा वो बच्चों पर होगा, और यह बात बेहद डराती है। डॉक्टर नीलम, वो खतरा, वो डर जो हमारे सामने है, उस खतरे से हम कैसे बचें? ऐसा क्या करें? सरकारें तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन आप डॉक्टर के तौर पर क्या सलाह देंगे कि हम अपने बच्चों को बचा पाएं? जी, आज तक के जरिए जो सब आम जनता देख रही है, उनके लेवल पे मैं बताना चाहूंगी कि पेरेंट्स के लिए क्या करें। फर्स्ट, पेरेंट्स अपने बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। कैसे इम्यूनिटी बढ़ाएंगे? 4 तरीके से। डाइट उनकी अच्छी होनी चाहिए, जिसके अंदर सब कुछ, सब्जी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, प्रोटीन जैसे दाल, अंडा, सोया, पनीर, जो भी इस तरीके से चीजों का सेवन हो। बच्चे यूजुअली बदमाशी करते हैं खाने में, तो ये मौका है। माँ बाप को अगर सब्जी नहीं खा रहे तो आप दाल में डाल दें, किसी स्टफ रोटी बना दे, जिस तरीके से भी, इस तरीके से उनको समझाएं। सेकंड, स्लीप से भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। बच्चों को देर रात तक टीवी ये सब करने के बदले स्लीप जरूरी है। थर्ड, एक्सरसाइज, कोई भी योगा एक्सरसाइजेस करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और इसका ध्यान रखें कि आप एक्सरसाइजेस प्रॉपरली कर रहे हैं। फोर्थ, मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी चीज से लड़ने के लिए। तो आपको अपने बच्चों को खुद को स्ट्रांग रखना है, फेस करना है सिचुएशन,
और बच्चों को। सो ये नंबर 1। नंबर 2, आपको समझना है कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो सिम्टम्स सिर्फ जुकाम, खांसी, गला दर्द, बुखार ये नहीं। सिम्टम्स आपके पेट दर्द, उल्टी आना, दस्त लग जाना, टट्टी में खून आना, ये सब भी हो सकते हैं, या किसी किस्म की रैश या आंख लाल होना। तो ये आप समझे कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर सिम्टम्स हो तो हमने कहा कि आपको अननेसेसरली एंटीबायोटिक नहीं, बट किसी से कंसल्ट। अगर आप किसी चीज से खुश नहीं है, आजकल टेली हेल्थ का जमाना है, आप दूसरे कनेक्ट करें। और फैसिलिटीज बनाई जा रही है गवर्नमेंट से, जिसमें फ्री कंसल्टेशंस, पेड दोनों प्रोविजन है। तो ये अगर आपको लगता है कि कोई आपको एक्सपर्ट नहीं देख पा रहा है, तो आप कनेक्ट करिए उस चीज से। नेक्स्ट, अगर आपको पता चल गया क्या टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर रैपिड एंटीजन नेगेटिव आया तो उसकी सेंसिटिविटी कम है, हो सकता है, तो तभी हम बोलते हैं कि आरटीपीसीआर करो। पॉजिटिव आने के बाद वार्निंग सिम्टम, मतलब कि मुझे किस टाइम में अस्पताल की जरूरत। अगर आपके बच्चे को कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटी मोटापा, लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, स्टीरॉइड्स पे हो, कैंसर का मरीज हो, इम्यूनोसप्रेसिव हो, ट्रांसप्लांट मरीज हो, ये सब हो, तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, आप अपने डॉक्टर्स के संपर्क में रहे। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी बच्चा डायरिया इतना ज्यादा हो जाए, सुस्त हो जाए, सांस तेजी से ले रहा हो, या इस तरीके से अंदर जा रहे हो सांस लेना, इसका मतलब तुरंत आपको अस्पताल की जरूरत है। बच्चा को या डिहाइड्रेशन है, या सांस ज्यादा ले रहा है, सुस्त है, भूख कम लग रही है, तो ये कंडीशन में आप जाए। क्यों? क्योंकि अर्ली डिटेक्शन से ही आपका इलाज सही होगा। इलाज जल्दी शुरू हुआ तो आपको फायदा होगा। जब तक अगर आप देरी करेंगे कि पूरे चीज फेल हो जाए, बच्चा शॉक में चले जाए, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। उससे पहले ये सब चीज अगर आप समझ गए, इतना बाकी का एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर्स, हम कैसे अपने आप की ट्रेनिंग करें, हेल्थ वर्कर्स करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, जरूरी नहीं है कि हम नए बच्चों के अस्पताल खड़ा कर दे, बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल, एग्जिस्टिंग को बेहतर कर लें, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को बचा लें। आपकी अडल्ट्स को भी ट्रेनिंग देनी है, अडल्ट डॉक्टर को थोड़े लेने हैं साथ, अडल्ट नर्सेस को, बस हमें ट्रेनिंग देनी है। वो वो आ रहे हैं, नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं, उसी पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही बातें करेंगे। कितने आईसीयूज हमारे पास हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, हम कितने इक्विप्ड हैं, सरकारों को किस तरह की टास्क फोर्सेस बनाने की इस समय जरूरत है, और क्या अभी से तैयारी करनी है। डॉक्टर श्वेता, ये होता है आजकल कि हम लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गए हैं और इस वजह से डाइट करने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी खाने पीने की चीजें हमारे घर से वैसे ही कम हो जाती हैं। क्या इस वक्त आप ऐसी कोई सलाह देंगी पेरेंट्स को कि वो अपनी डाइट भी ठीक रखें और बच्चों की भी कोई ऐसी डाइट रखें जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े और वो इस कोरोना वायरस की चपेट में आने से बच सके? सबसे बेसिक होता है हमारे घर में, हम सबके पास, मतलब हमें एक चीज समझना है कि हमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाने हैं, एंटीबॉडी बनाना है, तो हमें हाई प्रोटीन डाइट लेना है। हाई प्रोटीन डाइट में आप अगर वेजिटेरियन है तो आप दाल लेंगे, दाल को अंकुरित करके ले सकते हैं, नॉर्मल दाल बना के ले सकते हैं, उनके तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, वैसे जिसमें आपको इंटरेस्ट लगे उस तरीके से लीजिए। सोयाबीन्स हैं, और अगर पनीर है, मशरूम है, ये सब चीजें हैं वेजिटेरियन के। नॉन वेजिटेरियन अंडा ले सकता है, व्हाइट इज बेस्ट फॉर नॉन वेजिटेरियन। इसके अलावा आपको ग्रीन वेजिटेबल्स भी लेनी है, जो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल है, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल, उसको बना करके, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है तो आप उसके साथ कुछ ड्रामा करके, नाटक करके आप उसे खिलाने की कोशिश करें। बच्चे बहुत ही एडॉप्टिव होते हैं, मेरा मानना है। वो आप जितने प्यार से, जितने नखरों से उनको खिलाएंगे वो खाएंगे। साथ में फ्रूट्स खिलाइए, उनका कुछ मिक्सचर बनाइए। जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा खाएं, जरूरी ये है कि हमारी प्लेट जो है रंगीन हो, जिसमें हर तरीके का न्यूट्रिशन, प्रोटीन में एकदम सिंपल गांव की भाषा में बताना चाहती हूँ। आपके पास गुड़ हो, लाल रंग के फ्रूट्स हो, जैसे कि आपके पास अनार हो गया, या फिर प्रोटीन के लिए दालें हो गई, या आम हो गया जो अभी आ रहा है सीजन, ये सब चीजें भरी हो, रंगीन प्लेट होनी चाहिए, बच्चे की न्यूट्रिशन फुल होना चाहिए। दूसरा, आपका हाइजीन, बच्चे हाइजीन बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको बस उन्हें ट्रेन करने की जरूरत होती है। हैंड वॉश, साबुन के द्वारा ही हैंड
वॉश करना सिखाइए, सैनिटाइजर का यूज केवल बाहर के लिए रखिए, बार बार हर 2 घंटे पे वो हैंड वॉश करने की हैबिट डालें। तीसरा है कि वो एक्सरसाइज करे, योगा करे, कुछ ना कुछ डेली करें, जैसे डांस भी कर सकते हैं, म्यूजिक लगाइए उनके साथ, पूरी फैमिली मिल करके जो है ये सारी एक्टिविटीज करें, उनका इंटरेस्ट बना रहे, वो मेंटली हेल्दी हो, स्ट्रांग हो। ओम का जाप कर सकते हैं आप, उससे भी काफी उनके अंदर जो है, या फिर जिस भी भगवान में आपकी, अल्लाह में, ईशा में, जिसमें भी आपकी पूरी तरीके से आप समर्पित है, उनका नाम लेकर के 1-2 घंटे उनको मेडिटेशन करना भी सिखाइए, पढ़ाई भी कराते रहिए साथ में। मतलब उनको ऐसा नहीं होना है कि वो कहीं किसी डर के माहौल में जी रहे, नहीं, वो नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन में। अगर कोई भी बच्चा आपको लगे वो आइसोलेटेड हो रहा है, अपने अंदर जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, उसको उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन दीजिए, उसके साथ ज्यादा खेलिए। आप घर में छत पे आउटडोर एक्टिविटीज कीजिए, वहां एक ही जगह पे दौड़ने वाली एक्टिविटीज कीजिए, रस्सियां कूदिए, ठीक है, कहानियां सुनाइए, उनको इंटीमेट कीजिए, उनको खुश रखिए। सबसे ज्यादा हैप्पीनेस जो रहती है ना, जब बच्चा तभी हेल्दी रहता है, तभी वो हर चीज खाने में पीने में इंटरेस्ट रखता है। दूसरा एक बहुत ही सिंपल है कि 5 साल की एज के बाद जब वो बाहर का बड़ा बच्चा है, कभी वो बाहर जाता है, आपके साथ जरूरत ही पड़ती है, तो वो डबल डॉक्टर बीचल यूज कर रहे हैं। डॉक्टर बीचल जल्दी से 2-3 बातें ऐसी जिससे हम अपने बच्चों को बचा सकें। अगर मान लीजिए हल्का सा हमें हल्के से लक्षण दिखें, बुखार दिखे, नज़ला, सर्दी जुकाम हो, नाक बह रही हो, ऐसे कोई लक्षण दिखे, तो हम कितना घबराएं, न घबराएं, या घर में ही थोड़ा सा इंतजार करें? और उसके बाद जो टास्क फोर्स आज मुंबई में बना है, उसमें क्या फैसला हुआ, क्या बात हुई? अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो प्लीज हमसे शेयर करें। ओके, पहली चीज, जैसे पेरेंट्स को माइल्ड सिम्टम्स जैसे कि फ्लू के वाले सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड फीवर, माइल्ड रनी नोज, डायरिया, ये और एक्टिविटी थोड़ा कम होना, ये नॉर्मल है। तो 1-2 चीजें करनी है। एक तो थर्मोमीटर से टेम्परेचर हमेशा देखना है, और जैसे कि बोला कि सिंपल ड्रग लाइक पैरासिटामोल के अलावा वो कॉम्बिफ्लैम और मेफ्टाल पी जैसे ड्रग्स, कॉम्बिनेशन ड्रग्स से अवॉइड करना है। सर्दी हो तो बेसिकली सलाइन ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि स्टीम सब लोग बहुत ज्यादा लेने लगे हैं, ये कोविड के नाम से, कि कोविड उसका वायरस उसमें मर जाएगा, हमें नहीं ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बहुत संभलना जरूरी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि स्टीम लेने से बच्चों पे गिर गया और बच्चों के बर्न्स के केसेस काफी बढ़ जाते हैं। अगर स्टीम देना है तो बाथरूम में नहाने के टाइम थोड़े से वार्म वाटर में बिठा दीजिए। थर्ड है कि अगर कोई बेसिक सिम्टम्स हो, जैसे कि लूज मोशन हो गया, तो उनके पास पहले भी फ्लू सिम्टम्स होते हैं, तो उनको मालूम है कि प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं। जो बड़े बच्चे हैं उन लोगों का हम ऑक्सीजन मीटर से ऑक्सीजन देख सकते हैं। और थोड़ी जैसे रेड अलर्ट फ्लैग्स बोलते हैं, फीवर आपका 101, 102, 48, 72 आवर्स के बाद रह रहा है। दूसरा, पहले ही 2 दिन आपका फीवर 103, 104 हो रहा है। आपका बच्चा फीवर के बीच में, नॉर्मली बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि नॉर्मली बच्चे ना फीडिंग पे चले जाते हैं, ब्रेस्ट फीड या थोड़ा मिल्क ज्यादा लेंगे, या जो सबसे ज्यादा पसंद है वो लेंगे। इसलिए हमें कोई भी खाना उनसे बंद नहीं करना है। अगर वहां पे वो लोग खाना बंद कर दे, एक्टिविटी कम हो जाए, यूरिन कम हो जाए, तो हमें बहुत अलर्ट उनको आना है हमारे पास। ऑल्सो उनको जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो बच्चे, छोटे बच्चे में नहीं देख सकते, बट उनमें दिखेगा कि वो ब्रीदिंग फास्ट कर रहा है, खांसी उसकी बढ़ गई है, खाने के बाद उल्टी कर रहा है। हाँ, तो ये सब चीजें उनको अलर्ट होके आना है। ऑल्सो उनको ना जब भी माइल्ड कोविड हुए तो वो लोग आइदर फिजिकली आते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, तो हर डॉक्टर उनको इन्फॉर्मेशन देता है वो जो लॉन्ग टर्म कोविड है उसके बारे में। यस मैम, अच्छे सजेशन हैं आपके। डॉक्टर गुप्ता, क्या हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो इक्विप्ड हैं, उनके पास वो PICUs हैं जहां पर बच्चे अगर हमारे बीमार होते हैं और जरूरत पड़ती है, ऐसा ना हो कि बच्चों को जाना पड़े हॉस्पिटल, ICUs में जाना पड़े, हम इक्विप्ड हैं, हम अपने बच्चों का इलाज करने के लिए सक्षम हैं, या हमें कुछ तैयारी करनी होगी? सर, थोड़ा कम शब्दों में, उसके बाद हम डॉक्टर संजीव से भी एक रिएक्शन लेना चाहेंगे इसी पर। बिल्कुल, सेकेंड वेव ने हमें इतना तो सिखा दिया है कि अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रेंथन करना है। इनफैक्ट हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीफोल्ड स्ट्रेंथन ऑलरेडी हो चुकी है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की जो कोविड टास्क फोर्स है वो ऑलरेडी ऑन द जॉब है, एंड सब गाइडलाइन सब कुछ इन प्लेस है। एंड मैं फिर भी आपको एक ही बात रिपीट करना चाहूंगा, प्लीज डोंट पैनिक।
बिकॉज थर्ड वेव जो आएगा इट विल कम डेफिनेटली, बट इट विल बी लेस सिवियर बिकॉज हमारा वैक्सीनेशन तब तक काफी हद तक पिकअप कर जाएगा। बच्चों में सिवियर इन्फेक्शन बहुत बहुत कम होते हैं। स्टे एश्योर्ड एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय द एग्जिस्टिंग मैन पावर। थैंक यू। अच्छी बात है सर, हमें आपकी बात से राहत मिलती है। डॉक्टर गुप्ता, ऐसा ही हो यह आशा हम करते हैं। लेकिन डॉक्टर संजीव, आपको लगता है कि अभी जिस तरह से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश की सरकार एक टास्क फोर्स बनाकर उस पर काम कर रही है, अभी से अलर्ट हो रही है, तैयारी कर रही है, हमें देश भर में सरकारों को इस तरह की तैयारी की सख्त जरूरत है या हम अपने बच्चों को घर में बचा लें? इसमें मेरी ये सलाह रहेगी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से एंड डॉक्टर हर्षवर्धन जी से, जो अपने आप एक बहुत काबिल डॉक्टर है, कि जो ज्यादातर जो पीडियाट्रिशियन की जो कंसंट्रेशन है, स्पेशलिस्ट की कंसंट्रेशन है मेजर मेट्रोज में है। तो जो बाकी जैसे देखे कहीं जो छोटे स्टेट्स हैं या इंटीरियर्स हैं, उसमें ज्यादा स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिशियंस नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे पहले सेंटेंस में कहा है कि एक नेशनल टास्क फोर्स होनी चाहिए जो सारे स्टेट्स को इक्वल अटेंशन दे सके। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं कहीं पीडियाट्रिक के इतने बेड नहीं है, पीडियाट्रिक आईसीयूज नहीं है, पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट नहीं है, पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट नहीं है। मेरी उम्मीद है कि थर्ड वेव इतनी ज्यादा घातक नहीं होगी, और क्योंकि हमारी अवेयरनेस ज्यादा है, पब्लिक अवेयरनेस ज्यादा है, और मे बी बाय अगस्त सितंबर तक ज्यादातर थोड़े से एडल्ट्स भी ज्यादा परसेंटेज इम्यूनाइज होंगे, तो क्रॉस ट्रांसमिशन, ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन बेटर होगी। पर फिर भी हमें पूरा एहतियात रखना है, बिल्कुल सतर्क रहना है। हम अपना गार्ड नीचे नहीं कर सकते हैं, बट एक नेशनल टास्क फोर्स रिप्रेजेंटेशन सारे स्टेट्स के साथ, ये सारे स्टेट्स को बहुत ही बढ़िया सजेशन है आपका। नेशनल टास्क फोर्स का गठन होना ही चाहिए। हालांकि स्टेट्स ने काम शुरू कर दिया है। डॉक्टर नीलम, आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स मैम, कैसे एहतियात बरतें? और थोड़ा संक्षेप में मैम, क्योंकि 2 डॉक्टर्स के और कमेंट्स लेने हैं हमें। जी, फर्स्ट थिंग इज ये जो हम बता रहे हैं नेशनल टास्क फोर्स बेसिकली कोऑर्डिनेट करके सबको गाइडेंस देने के लिए ऑलरेडी टास्क फोर्स के जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई और नीति आयोग के थ्रू वो कर रहे हैं। और तो ये काम चल रहा है जिसमें एसओपी मॉड्यूल्स बन रहे हैं किस तरीके से। तो 3 चीज का हमें ध्यान रखना है। इक्विटी ऑफ केयर, दैट मीन्स बोथ जो स्टेट्स में थोड़ा ज्यादा फैसिलिटी है वर्सेस नहीं है, कैसे हम ऑनलाइन हेल्प से अपने डॉक्टर्स के थ्रू उनकी कनेक्ट कर सके। इक्विटी, सेफ्टी जो हम दे रहे हैं, ट्रेनिंग जो हम बता रहे हैं कि ट्रेन करें ताकि एक थोड़ा सा चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में जब उनको ये कॉम्प्लिकेशन सिवियर और MIS हो, जो मैं बोल रही हूँ हम मान के चले सिर्फ 0.1%, जो बाहर के देश कह रहे हैं 5% में, 5 का भी मान रही हूँ 0.1% अगर हमें करना पड़े तो उसकी भी तैयारी कमजोर है काफी स्टेट्स में। तो उसके लिए सेफ्टी हमें देखनी है। थर्ड इज डिग्निटी इज अमीर हो या गरीब हो, डॉक्टर नीलम डिग्निटी से ट्रीट कर। सॉरी डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर बीजल, आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स हम यहाँ पर नहीं ले पाए, लेकिन डॉक्टर दीपक गुप्ता, डॉक्टर संजीव जी, डॉक्टर नीलम मोहन, डॉक्टर श्वेता और डॉक्टर बीजल, आप सभी का बहुत धन्यवाद। काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने देश के पेरेंट्स को दी है, अपने बच्चों को कैसे बचाया जाए। तीसरी लहर, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि डरिए मत, घबराइए मत, उससे लड़िए, पहले ही अपने आप को तैयार रखिए, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कीजिए। और अगर बच्चे कोरोना की चपेट में आते हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश हमारी यही कि हमारे बच्चे इसकी चपेट में बिल्कुल ना आए। विभिन्न राज्यों ने टास्क फोर्स बनाकर काम करना शुरू कर दिया है, केंद्र सरकार भी अलर्ट है, लेकिन हमें अपने बच्चों को बचाना है। तो अपना और अपने बच्चों का प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।